जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, भौगोलिक दूरी। क्या चीज हो गया? ये है मूविंग ऑफ कैपिटल विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ठीक, यानी मीन्स एक राजनीतिक सीमा के अंदर पूंजी का प्रवाह बिना किसी बाधा के चलती रहे। ठीक, एक कंसेप्ट तो यह है। दूसरा कंसेप्ट यह है कि बिना किसी बाधा के विश्व के दो राष्ट्रों के बीच पूंजी का प्रवाह बिना किसी बाधा के चले, यानी मीन्स उनके बीच पॉलिटिकल बाउंड्री और राजनीतिक भौगोलिक दूरियां अवरोध खड़ा न कर सके। क्लियर? ये है आपका 17वीं सेंचुरी का वर्ल्ड है और ये है 20वीं शताब्दी का वर्ल्ड है। ठीक, अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहां पर नो आईटी सेक्टर है और यहां पर आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी ऐसी स्थिति है जिसमें विश्व के राष्ट्रों को एकजुटता में समाहित कर देती है। उनके बीच राजनीतिक सीमाएं और भौगोलिक दूरियों कोई महत्व है नहीं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही इंपॉर्टेंस है कि जब चाहे तब हम जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन विद इन 5 मिनट या विद इन 1 मिनट के अंदर हम संपर्क बना सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, तो पॉलिटिकल बाउंड्री एंड जियोग्राफिकल डिस्टेंस दोनों की पूंजियों के संपर्क में स्थापित करने के लिए अवरोध खड़ा हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। यानी एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ जा रही है कि नहीं? और जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रही है, जिसके कारण पॉलिटिकल बाउंड्री और भौगोलिक दूरियां महत्वहीन हो गई। इसका मतलब कि ग्लोबलाइजेशन का बेसिक जो इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब है कि नो इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्री एंड जियोग्राफिकल डिस्टेंस मीन्स राजनीतिक सीमा व भौगोलिक दूरियों का महत्वहीन होना। ठीक, जैसे ये पूरी सिचुएशन अगर ये है, ठीक, तो किन किन क्षेत्रों में ये चीज आपको देखने को मिलेगी? ग्लोबलाइजेशन। इसलिए अगर ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट किन किन क्षेत्रों में मिलेगा? ठीक, पहला आईटी सेक्टर में, तभी रिलायंस का एक ऐड आता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। इसका मतलब कि क्या विश्व इतना छोटा हो गया है कि मुट्ठी में आ जाएगा? नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने विश्व को क्या कर दिया है? एक छोटे से गांव में तब्दील कर दिया गया और इसे कहा जाता है ग्लोबल वर्ल्ड या ग्लोबल विलेज, एक गांव की तरीके से। दूसरा, इकोनॉमिकल एरिया में, आर्थिक क्षेत्र में। ठीक, और इससे ग्लोबल इकोनॉमिकल सिस्टम आ जाता है, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था। इसका इंपैक्ट कैसे बता सकते हैं आप लोग?
इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर विश्व की अर्थव्यवस्था में कहीं पर भी इफ और वट आया, कहीं पर भी क्राइसिस आई, तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा। जैसे 2005, हाँ 2005 में सब प्राइम क्राइसिस आई थी, उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ा कि नहीं? इसका मतलब कि विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से क्या हो गई है? जुड़ गई है। ठीक। तीसरा है न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक। जैसे मान लो यहां पर चंडीगढ़ है, यहां पर क्या है? चंडीगढ़ है, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन्स चंडीगढ़ पर अटैक करता है, और इस चंडीगढ़ का, इस न्यूक्लियर वेपन्स का रेडियस है लगभग 50 किलोमीटर का। तो चंडीगढ़ के 50 किलोमीटर के रेडियस में वह इंपैक्ट डालेगा। तो क्या वह न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान पर इंपैक्ट नहीं डालेगा क्योंकि वो पाकिस्तान द्वारा छोड़ा गया है? डालेगा। तो इसका मतलब कि भारत और पाकिस्तान के बीच की पॉलिटिकल बाउंड्री है वो कहां पर इंपॉर्टेंट रख रही है? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब कि उस रेडियस पर जितने लोग आएंगे, जितनी भी एरिया आएगी, वह सब इंपैक्ट में आएंगे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को कहा जाता है एनवायरमेंट क्राइसिस। देयर इज नो इंडिविजुअल प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट। एनवायरमेंट क्राइसिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। किसी राज्य का पर्यावरण संकट किसी राज्य का पर्यावरण संकट नहीं है, बल्कि पूरे विश्व का यह संकट है। और ऐसी स्थिति में विश्व के राष्ट्र अपनी राजनीतिक सीमा से ऊपर उठकर इंटरनेशनल रिलेशन या अंतरराष्ट्रीय मंच पर एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं। चाहे स्टॉकहोम हो, चाहे हेलेंस्की हो, चाहे लंदन हो, चाहे रियो दी जेनेरो हो, चाहे आपका क्वेटो प्रोटोकॉल हो, चाहे जोहान्सबर्ग हो, चाहे बाली हो, चाहे कोपेनहेगन हो, कानकुन हो, डरबन हो, दोहा हो, पेरिस हो। समझ रहे हैं कि नहीं? एनिमीज कि एनवायरमेंट इज द ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक। उसके बाद कल्चरल, उसके बाद कल्चरल पोजीशन। ठीक। और कल्चरल पोजीशन होने का मतलब कि एक राष्ट्र की जो स्थिति है, जैसे सपोज दैट अमेरिका का हाफ पैंट भारत आ गया, भारत का धोती कुर्ता अमेरिका चला गया। होता है कि नहीं? है, ऐसा होता है। तो क्या अमेरिका का पॉलिटिकल बाउंड्री धोती कुर्ता को जाने से रोक दिया? क्या भारत का पॉलिटिकल बाउंड्री हाफ पैंट को आने से रोक दिया? क्या भारत का अमेरिका का पिज्जा बर्गर भारत की बाउंड्री में आने से रुक गया, और भारत का छाछ और पराठा अमेरिका जाने से रुक गया? इसी को एक विचारक है हेटिंगटन, और हेटिंगटन एक कंसेप्ट करते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन यानी दो सभ्यताओं के बीच संघर्ष। ठीक। और एक है नियोगी या टेररिज्म, आतंकवाद, है कि नहीं? क्या आतंकवाद किसी एक राष्ट्र की समस्या है? जब आतंकवाद किसी एक राष्ट्र की समस्या नहीं है, तो इसका समाधान विश्व के राष्ट्र आपस में करेंगे और अपनी राजनीतिक सीमा से क्या करेंगे? बाहर निकलेंगे। ठीक है। तो ये पोजीशन है। अब इस पोजीशन पर मैं सिर्फ दो इश्यूज में पढ़ाऊंगा आपको, न्यूक्लियर वेपन्स और एनवायरमेंट। न्यूक्लियर वेपन्स
इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स में दो तीन चीजें आएंगी आपकी। एक पीटीबीटी 1962/63, दूसरा एनपीटी 1969 और तीसरा सीटीबीटी 1996। ठीक, इसका मतलब कि ये जो एरिया रखी जा रही है यह वह एरिया है, छह एरिया को हमने चूज किया है जहां पर राजनीतिक सीमाएं और भौगोलिक दूरियां क्या है, इंपॉर्टेंट प्लेस है। यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है, देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्टेंस एंड पॉलिटिकल बाउंड्री। ठीक, अब यहां पर एक बार यूपीएससी और एक बार पीसीएस एक बार क्वेश्चन खड़ा किया, क्वेश्चन पूछा है यहां पर कि क्या वर्तमान समय में राष्ट्र की संप्रभुता में कमी आ रही है। आया है ना क्वेश्चन, थोड़ा सोचिए। पूछा है, यूपीएससी भी पूछा है और यूपी पीसीएस भी पूछा है। बताइए, क्या एक चीज इतना आंसर तो मान लो कि अगर संप्रभुता में ह्रास नहीं होता तो भूमंडलीकरण की स्थिति नहीं आती। समझ रहे हो कि नहीं? एक सिचुएशन तो ये मान के चलिए, इसका मतलब कि राज्य की संप्रभुता में कमी तो आई है लेकिन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लूज ऑफ सॉवरेंटी दैट इज द लूज ऑफ स्टेट। राज्य की प्रभुसत्ता में का समाप्त होना, राज्य का अस्तित्व समाप्त होना है। ठीक है, इसलिए अगर किसी राज्य का अस्तित्व खत्म हो रहा है तो उसकी संप्रभुता खत्म होगा। क्वेश्चन है कि क्या वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिवेश में या क्या वर्तमान स्थिति में राष्ट्र की संप्रभुता में कमी आ रही है, तो इसका जवाब है हाँ, आ रही है। ठीक, अब इसको समझिए कैसे हो रहा है। पहली बात कि ये स्टेट है, राज्य, और इस राज्य के 4 बेसिक एलिमेंट हैं: पॉपुलेशन, लैंड, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, मीन्स प्रभुसत्ता। ठीक है, क्लियर? प्रभुसत्ता को कहा जाता है कि सॉवरेनिटी इज द मॉडर्न एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट। ठीक, राज्य का आधुनिकतम एवं महत्वपूर्ण तत्व। और इस संप्रभुता का जो फॉर्मेशन होता है वह 15th सेंचुरी में है। इसलिए इस 15th सेंचुरी के पहले देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड स्टेट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड फैमिली। State is the family, family is the state is the society, society is the state. But 15th century, the formation of sovereignty and sovereignty has been defined. State and society are different situations. Clear? 15th century में फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर हैं बोदिन। हिंदी में इसका नाम पढ़ा जाता है बोदा और इंग्लिश में पढ़ा जाता है बोदिन। ठीक, और इनकी किताब है 6 बुक ऑफ रिपब्लिक। इन्होंने ही प्रभुसत्ता को राज्य के तत्व के रूप में स्थापित कराया। अब यहां से जब प्रभुसत्ता को राज्य के रूप में स्थापित किया तो राज्य और समाज के बीच डिफरेंस हो गया। अब क्वेश्चन होता है कि सोवरेनिटी इक्वल टू सुपर प्लस एनस, 2 वर्ड्स, सुपर प्लस एनस। सुपर इक्वल टू सर्वोच्च, एनस के इक्वल टू पावर। यानी सोवरेनिटी का मतलब होता है सुपर पावर, मीन्स सर्वोच्च शक्ति। क्लियर? अब यह सर्वोच्च शक्ति
का मतलब है कि विदाउट किसी एक्सटर्नल पावर के सेल्फ डिसीजन कैपेबिलिटी, गेन द सेल्फ डिसीजन कैपेबिलिटी, यानी किसी बाह्य शक्ति के दबाव के बिना सेल्फ डिसीजन यानी स्वतंत्र निर्णय ले सके। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 इंडिया वाज द न्यू स्टेट। इसका मतलब क्या इंडिया के पहले 15 अगस्त 1947 के पहले इंडिया राज्य नहीं था? राज्य था, लेकिन कॉलोनियल स्टेट था और सिर्फ 3 ही कंडीशन थी, सेल्फ डिसीजन कैपेबिलिटी नहीं थी। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या यह सुपर पावर डिक्लाइन किया है? क्वेश्चन ये है। ये सब कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा अपने आंसर में कि राज्य का आधुनिकतम तत्व, राज्य के 4 मूल तत्व हैं, जनसंख्या, सरकार, भूभाग और प्रभुसत्ता, जिसमें प्रभुसत्ता राज्य का आधुनिकतम एवं अनिवार्य तत्व है। प्रभुसत्ता ही राज्य को अन्य सभी संस्थाओं से अलग करता है। ठीक, ये क्वेश्चन। प्रभुसत्ता का तात्पर्य उस सर्वोच्च शक्ति से है जिस शक्ति का प्रयोग करके राज्य बिना किसी बाह्य शक्ति के दबाव में आकर निर्णय लेता है। ठीक, अब यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या यह पावर डिक्लाइन किया है? तो किया है। अगर इसका मतलब कि ये अगर इंडिया है, ये इसकी पॉलिटिकल बाउंड्री है, तो इंडिया के पास सॉवरेन पावर है। सॉवरेन पावर है यानी मींस कि इस भौगोलिक क्षेत्र में राज्य भारत जो भी निर्णय लेगा वह किसी बाह्य शक्ति के दबाव में नहीं होकर बल्कि सेल्फ डिसीजन कैपेबिलिटी होगी। ठीक, लेकिन अब समझना क्या है कि सेल्फ डिसीजन कैपेबिलिटी होने के कारण यानी हम किसी बाह्य शक्ति के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेंगे। क्लियर? अब समझ लीजिए 1993, 1998 ये दोनों पोखरण टेस्ट की पोजीशन है। अमेरिकी सैटेलाइट के माध्यम से भारतीय गतिविधियों को अमेरिका देख ले रहा है, और सैटेलाइट का मतलब क्या? आईटी सेक्टर। तो सूचना प्रौद्योगिकी ने राज्य की प्रभुसत्ता में कमी किया है कि नहीं? अब अमेरिकी के दबाव में भारत चाहकर भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पा रहा, तो क्या प्रभुसत्ता में कमी आई कि नहीं आई? हाँ, हर क्षेत्र में। मैं टेक्नोलॉजी का यूज किया हूं। मैं टेक्नोलॉजी क्या एनवायरमेंट में नहीं होगा? टेररिज्म में नहीं होगा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं होगा? सब में होगा। मैंने तो एक कंसेप्ट आपको बता दिया कि ये पोजीशन है, यानी मींस कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि राज्य बाह्य शक्तियों के दबाव में आकर भी निर्णय ले रहा है। समझ हो कि नहीं? तो जब बाह्य शक्तियों के दबाव में आकर भी कोई राज्य निर्णय ले रहा है तो इसका मतलब कि उसकी प्रभुसत्ता में क्या है? क्लियर हो गया? तो ये पोजीशन है, ये सिचुएशन है। तो इस स्थिति में या इस सिचुएशन में राज्य अपनी प्रभुसत्ता में कमी यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज होगा, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजियां होंगी, राज्य की प्रभुसत्ता में कमी आएगी। लेकिन इतना जरूर कर लीजिएगा कि राज्य की प्रभुसत्ता पूर्णतः समाप्त नहीं होगी, क्योंकि राज्य की प्रभुसत्ता अगर पूर्णतः समाप्त हो गई तो राज्य का अस्तित्व ही क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। समझ रहे? अब इस पूरी स्थिति, तो जो आपका ये पोजीशन है न्यूक्लियर वेपन्स, पीटीबीटी, एनपीटी और सीटीबीटी, ये भी ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट डाल रही है और इन्वायरमेंट भी डाल रही है। तो इन्वायरमेंट में कई समिट है, तो यहां पर थोड़ा सा हम आप लोग को बता देंगे, जिसके कारण इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट का टॉपिक आता है ना जीएस में, तो उसका इंटरनेशनल सिनेरियो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इन्वायरमेंट को लेकर पर्यावरण संकट, ठीक, पर्यावरण संकट में
एक संकट ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन। जी, नॉइज पोल्यूशन को लेकर यानी ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ध्वनि प्रदूषण के संबंध में गाइडलाइन दी थी? MC मेहता बनाम तमिलनाडु स्टेट 1996 का केस है। तो कह रहे हैं मैं वही क्वेश्चन पूछता हूं जो मैं बता चुका होता हूं। हाँ, MC मेहता बनाम भारत संघ, MC मेहता ही है शायद, या तमिलनाडु स्टेट इसी तरह करके है। चलिए हम देख के बता देंगे, कंफर्म कर देंगे इसको। जिसमें अच्छा एक चीज बताओ, ये पर्यावरण संकट किसको रिलेट कर रहा है? किसको रिलेट कर रहा है जी? नहीं समझ में आ रहा? ये है जीवन का अधिकार। पर्यावरण संकट हो, आप जीवन प्रभावित होगा कि नहीं? हाँ, इसीलिए तुम लोग अभी 17वीं शताब्दी में एक राजनीतिक सीमा में घूम रही हो और हम ग्लोबलाइजेशन के फेज में घुमा रहे हैं। समझ रहे हो ना? यानी मीन्स एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। सही है ना? अब अगर ये है तब सुन लीजिए कि क्या है, शुरू होगा। यहां पर नॉइज पोल्यूशन को लेकर 10 डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? रात्रि के 10 बजे के बाद नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। किसी विशेष कंडीशन को छोड़कर यहाँ अनुमति लेना होता है, वो भी एम्बुलेंस। क्योंकि होता क्या है, यही कारण है, इसी नॉइज पोल्यूशन को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने मेट्रो सिटियों में दीपावली के अवसर पर पटाखों का प्रतिबंध लगा दिया था। समझ हो कि नहीं? तो ये सब स्थिति है। इसलिए कल मैं आप लोग को ग्लोबलाइजेशन और पर्यावरण संकट का टॉपिक